बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव का है, इसमें से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइन से आपके पास है, इथेन का है, इथीन का है, इथाइन का है। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो पेज नंबर 103 पर आ जाएंगे। आप इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इसी तरीके से एज इट इज़ आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो सेंटर से देखिए सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरीके से इसका सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। ये स्ट्रक्चर आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। अगला जो स्ट्रक्चर है वो इथीन का, इसको देख लें जी। पेज नंबर 107 पर आ जाओगे आप सीधा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये इथिलीन का है, जिसका दूसरा नाम जो है इथीन भी है। इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो सेंटर में होता है जो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, इसके साथ साथ पाई बॉन्ड जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से डबल बॉन्डिंग जो है वो शो हो रही होती है स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को भी आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इथाइन का है, जिसका एक और नाम भी है, इसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पेज नंबर 112 पर आ जाएंगे सीधा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इथाइन का है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई बॉन्डिंग भी होती है। यहाँ पे पाई बॉन्डिंग एक नहीं दो इन्वॉल्व होती है। तो होता क्या है कि इस तरीके से इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें पी वाई और पी जेड दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। पी वाई भी बनाएगा और पी जेड भी बनाएगा। इसी वजह से इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आप एज इट इज़ बना देंगे। इथिलीन जो है इसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है और एसिटाइलिन में आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। तो ये लाइन से याद रखिएगा, इथेन के लिए sp3, इथीन के लिए sp2 और आपका जो लास्ट स्ट्रक्चर है इथाइन, इसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको देख लीजिए। ये आपसे कहता है कि आपको कुछ इक्वेशंस बनानी है इन केमिकल प्रोसेसेस की। तो जब आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब कुछ लिखना नहीं होता, आपको डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर लाइन से मार्क करवा दूँगी आपको। इथिलीन जो इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। दूसरा है इथीन जो है इसको बर्न करेंगे एयर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड। इसके बाद 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन इसको हम हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये इक्वेशन बुक पे मौजूद नहीं है, ये मैंने आपके लिए राइट डाउन की है। और उसके बाद 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो है, इसको हीट करेंगे हम जिंक पाउडर के साथ। एंड लास्ट वन जो है वो रिएक्शन है क्लोरीन का एसिटाइलिन के साथ। ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शन हम लाइन से मार्क करेंगे। तो सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इक्वेशंस यही है, गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना पेज नंबर 110 से। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये मार्क करा रही हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास एक स्ट्रक्चर है इथीन, इसको आप हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये पॉलीइथीन बना लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। और ये इसकी इक्वेशन है, इसको एज इट इज़ लिख लीजिएगा। पेज नंबर 111 पर है ये इक्वेशन। ठीक है, अगली इक्वेशन देखिएगा जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग में इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अच्छा देखिए, इसमें पेज 111 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये पेज 110 बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल 109 के अपोजिट का पेज है। बुक में ना 2 पेजेस में 111 मेंशन है, तो ये 110 पर है ये वाला पेज, अगला 111 होगा। ये वाला जो प्रोसेस इसको देख लीजिएगा। इसमें इथीन है, इसको आप पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो एक कंपोनेंट फॉर्म करेगा जिसका नाम होगा एपॉक्साइड। ठीक है, एक इक्वेशन आपने यहाँ से देखनी है। देखिए 113 पर है, ये कह रहा है कि 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन है, ये जिंक के साथ हीट किया जाएगा तो ये कंपोनेंट फॉर्म होगा 1,2-डाइब्रोमो इथीन और साथ में जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज़ आपने राइट डाउन कर लेनी है। एक रिएक्शन यहाँ देखेंगे आप पेज नंबर 116 पर। अच्छा, इसमें इन्होंने ये जो इक्वेशन आपसे पूछी है एसिटाइलिन की इक्वेशन है, ये क्लोरीन के साथ बुक में पूछी है और आपके पास जो है ना ब्रोमीन है। तो आपने बस एक छोटा सा काम करना है कि जहाँ जहाँ पर ये ब्रोमीन है वहाँ आपने क्या करना है, क्लोरीन को इससे सब्सटीट्यूट कर लेना है। यानी ये ब्रोमीन है, इसकी जगह आपने ऊपर क्या करना है, आपने इससे क्लोरीन कर लेना है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको ये ब्रोमीन मिल रहा है ना,
वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोरीन को लगाते चले जाएंगे। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करके चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से अगर एक हैलोजन लगा हुआ है तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप जो है वो दूसरा हैलोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इक्वेशन अगर इसने यहाँ पे आपसे क्लोरीन के बारे में पूछा है, हो सकता है फाइनल पेपर में ये रिएक्शन आपको किसी और हैलोजन के नाम से आ जाए, ठीक है, या जर्नल सिर्फ हैलाइड्स के नाम से आ जाए। तो आपने सब में यही करना है कि जहाँ पर भी ये ब्रोमीन है वहाँ पे आपने वो पर्टिकुलर हैलोजन जो है उसको यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लोरीन को यूज़ कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ ब्रोमीन है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, क्लोरीन से। इसी तरीके से आप करेंगे क्या कि आप जब इसका फाइनल नाम देंगे तो जहाँ जहाँ पर ब्रोमो इस्तेमाल हो रहा है ना, वहाँ वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोरो का जो वर्ड है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। जस्ट इतनी सी चेंजेस करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ये क्या बन जाएगा, 1,2-डाईक्लोरोईथेन। फिर ये 1,2-डाईक्लोरोईथेन मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या चीज़ बनाएगा, 1,1,2,2-टेट्राक्लोरोईथेन। बस इतनी सी चेंजेस हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन वो है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको खुद करवाई है, तो इसको देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ये इक्वेशन आपके पास थी कि 1,2-डाईब्रोमोब्यूटेन है, ये रिएक्ट करा अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले तो आप 1,2-डाईब्रोमोब्यूटेन फॉर्म करेंगे, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल लगाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे और हीट करेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो दोनों ब्रोमीन है ये पोटाशियम के साथ रिप्लेस होकर पोटाशियम ब्रोमाइड बना देते हैं, और इसका जो रिमेनिंग OH है ये क्या करेगा, ये साथ में ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म कर देता है। और जब ये 2 ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस होते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है 1-ब्यूटाइन, ठीक है। यहाँ तक आपने ये पूरी इक्वेशन कॉपी कर लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपने इसको गौर से देखना है। इस क्वेश्चन में इसने आपसे सवाल किया है कि आमतौर पर जो ईथीन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ईथेन, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ईथाइन। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। देखिए, इन जनरल तो बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है ये सैचुरेटेड होता है। मतलब इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बाकी जो 3 साइड्स हैं हर कार्बन की, टोटल 4 साइड होती हैं, तो एक साइड तो वो कार्बन के साथ ही दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है, और बाकी की जो 3 साइड्स होती हैं वो भी हाइड्रोजन या किसी और एटम के साथ जो है इसने कनेक्ट की हुई होती है। तो सिंगल बॉन्ड में आमतौर पे रिएक्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब बात डबल बॉन्ड की होती है तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है, उसमें रिएक्शन करना आसान होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन और आसान होता है क्योंकि ये हाईली अनसैचुरेटेड होता है, उसमें एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक हो सकते हैं और 3 साइड्स फ्री हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन जनरली क्या होगा कि सबसे लेस रिएक्टिव क्या होता है आपके पास, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, और मोस्ट रिएक्टिव क्या होता है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इस बात को आप लिखोगे कैसे, क्योंकि बुक में ये सारा मटेरियल एक जगह नहीं था, तो मैंने इसका बिल्कुल एक सादा सा रीज़न लिख दिया है, बिल्कुल आसान सी वर्डिंग में, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, ये बात क्या है कि रिएक्टिविटी रेशो क्या होती है कि इथाइन जो है वो ग्रेटर होता है इथीन से और इथीन ग्रेटर होता है इथेन से। तो आमतौर पे इथेन जो है इसके पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, जबकि इथीन जो होता है इसके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड भी होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन इथाइन जो है इसके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ज़्यादा होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, इथाइन में एक तो एक sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इथीन और इथेन के मुकाबले में। तो जर्नली क्या होगा, आप एक जर्नल रूल याद रखेंगे कि जहाँ जहाँ भी आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जहाँ पे डबल है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर सिर्फ एक करेक्शन करनी है कि जहाँ पे मैंने बॉन्ड लिखा है ये एक्चुअल में है बॉन्ड, ठीक है, BOND बॉन्ड, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। रवानी से लिखते हुए अक्सर ऐसा होता है स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपसे कह रहा है कि आपके ख़्याल से आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनके बारे में बताना, हर एक की एक एग्जांपल देनी है। सीधा आप मूव करेंगे पेज नंबर 117 के ऊपर।
अच्छा स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को मार्क कराने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इन जर्नल देखिए ऊपर टॉप पर एक कंपैरिजन लिखा हुआ है, इसको आप एक मतलब रीड कर लीजिएगा। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ईयर के लेवल पे नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये पहले 9th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आता था। लेकिन मे भी पॉसिबल कि कोई छोटी सी ब्लैंक इसमें से बन जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो आपने इसको एक मतलब थॉरोली अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, इस कंपैरिजन को, ताकि आपके जहन में रहे अल्केन अल्कीन और अल्काइन में मेन डिफरेंसेस क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो मैंने इस वाले पेज पे मार्क कराना है, पेज 117 है। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होगी, हेडिंग पुट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आपने इसकी हेडिंग पुट करनी है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ग्रेजुअली मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्क कराती रहूँगी। पहले इस वाली चीज़ को समझा दूँ कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बहुत वाइड रेंज होती है। इस वाइड रेंज में ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये जो कंपोनेंट है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और जो फिनोमेना है ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड हैं इनकी मज़ीद दो कैटेगरी होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है, दूसरी स्टीरियो होती है। तो हमें क्योंकि स्ट्रक्चरल के बारे में बताना है तो हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे इस डेफिनेशन के बाद, और यहाँ पे ये बताएंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है इसमें मेन फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहले लिखोगे और लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग पुट करोगे चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि ये इस किस्म के स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन की मेन चेन जा रही होती है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल की आपने हेडिंग पुट करनी है और ये वाली एग्जाम्पल लिखनी है C4H10 यहाँ से लेके 2 चेन आइसोमर्स तक। तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन चेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। देखिए जैसे एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, जनरल फार्मूला क्या है दोनों का C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है, एक में ब्रांच लगी हुई है दूसरी स्ट्रेट चेन है। तो ये जो आइसोमर्स होंगे ये कौन से होंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे आप, एग्जाम्पल की हेडिंग डालोगे, ये एग्जाम्पल कोट करोगे और उसके बाद ये दोनों जो है एग्जाम्पल इसकी स्ट्रक्चर्स की दोगे। अगला पेज देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ से लिखिएगा इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म से लेके फंक्शनल ग्रुप तक। तो इसमें होता क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, C4H10 से लेके यहाँ तक लिखना है, ये दोनों एग्जाम्पल देनी है। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर जो है अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बनता है C4H8, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, एक 2 पोजीशन पे दूसरा 1 पोजीशन पर है। तो इस तरह का जो पोजीशन आइसोमर्स होगा इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड जो है इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, इसी वजह से इसे क्या कहा जाएगा, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। अगला देखें ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अच्छा इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स मार्क करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप यहाँ से लेके गिवन एज, और ये दोनों। अब इथाइल अल्कोहल को देखो और डाईइथाइल ईथर को देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम बनता है C2H6O, लेकिन ईथर की प्रॉपर्टी अल्कोहल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर चाहे आप कह सकते हो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है यानी एक में है अल्कोहल और दूसरे में ईथर, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, टोटली डिफरेंट है। लास्ट वन देखिएगा ये है मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो अल्काइल ग्रुप होता है ना ईच साइड पर, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है, इसे कहा जाता है मेटामेरिज्म, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है और बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी एग्जाम्पल मिलेगी। तो एग्जाम्पल की आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 2 पॉसिबल मेटामर्स ऑफ फार्मूला C4H10OR। एक होगा मीथाइल प्रोपाइल ईथर और दूसरा होगा डाई इथाइल ईथर। तो उसमें होता क्या है, देखिए एक के दोनों तरफ क्या ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल, और इसमें एक तरफ क्या लिखा हुआ है, एक मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, और ये वाला लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इसी वजह से इस तरह की जो चेन होती है वो क्या कहलाती है, ये मेटामर्स कहलाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें इसने आपसे कहा है कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एग्जाम्पल के साथ बताना है। इसको देख लीजिए।
यहाँ पर आ जाओगे पेज 120 पे। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स देखोगे, यहाँ से मार्क कीजिएगा 2 कंपाउंड से लेके एनेंशियोमर्स तक, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल दीजिएगा आप, एक जो है आपके पास एल अमाइनो एसिड है, दूसरा जो वो डी अमाइनो एसिड है। अब इस वाली बात को समझ लीजिए आप। होता क्या है कि दो ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, लेकिन वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से किस सेंस में डिफरेंट होंगे कि अगर आप देखेंगे तो इनमें जो ग्रुप है उसकी पोजीशंस अलग अलग होंगी, ठीक है। यानी अगर आप सेंटर में मिरर रख देना इस वाली चीज़ के, तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब इसको हम पहचानते कैसे हैं कि जब हम इन्हें प्लेन पोलराइज लाइट में रखते हैं तो एक कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो जो कंपोनेंट प्लेन पोलराइज लाइट में, अच्छा ये एक अपरेटस होता है पोलैरीमीटर, उसी के अंदर हम इसको रख के ना देखते हैं कि ये किस साइड पर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी इस तरह रोटेट करता है, तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, यानी जिस तरीके से क्लॉक मूव करता है उसके अगेंस्ट में मूव करता है यूँ, तो ये कहा जाता है कि ये है लेवो रोटेटरी। तो ये ऐसा ही नहीं कभी पता चलता, बल्कि हम इसे जब पोलैरीमीटर में रखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये डी टाइप है या फिर ये एल टाइप है। यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क किया और ये वाली एग्जाम्पल दे दी दोनों की, और इसके नीचे ये ज़रूर लिखा कि ये एल अमाइनो एसिड है और ये डी अमाइनो एसिड है। दूसरी जो टाइप है वो आपकी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो सबसे पहले इसको मार्क कर लें आप, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, वो एक दूसरे से थोड़ी सी अलग होती है, जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखिए, हम मार्क करेंगे अगले पेज पे एग्जाम्पल। तो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे 121 के ऊपर आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल मार्क करनी है और यहाँ से लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड सिस एंड अदर इज कॉल्ड ट्रांस। गौर से देखिएगा ये स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड है, एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे से अपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से अपोजिट है। ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है ट्रांस। क्या कहलाएगा, ट्रांस। जबकि ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, ये कहलाता है सिस स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको ऐसे आइसोमर्स मिले जिसमें सिस एंड ट्रांस फॉर्म आपको मिल जाती है, यानी कि या तो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे या फिर एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होंगे, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है, ठीक है जी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको देख लीजिएगा, इसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसके आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसकी रीज़न ये कि मैं खुद भी जब सेकेंड ईयर में पढ़ती थी तो एक क्वेश्चन आया था लाजमी, और ये क्वेश्चन अगर आप बीएससी में भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बुक मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ, वो बच्चे जो कि आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या बीएससी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इस बुक का नाम है बीएस भाल, ठीक है। बीएस भाल की बुक की कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल तो बहुत एक्सपेंसिव थी, वो मेरे दौर में ही अच्छी खासी महंगी थी, अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। तो आपने क्या करना है, बीएस भाल की जो बुक है इसकी फ़ोटो कॉपी जो है वो परचेज़ कर लेनी, या फिर इसकी एक दूसरी नॉर्मल पेजेस वाली कॉपी भी होती है, थोड़ी सी पायरेटेड होती है, उसको ले लीजिएगा। बेंजीन से रिलेटेड सारा जितना भी मटेरियल आपकी बुक में है ना, ये सारा बीएस भाल से लिया गया है, ठीक है। ये मुझे इसलिए पता है कि मेरे पास खुद वो बुक मौजूद है, इसलिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप देखें, बात खैर कहाँ से कहाँ चली गई, किस्सा मुख्तसर में आपको ये बता रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर मार्क कर लीजिए। और ये बहुत सिंप्लीफाई आपको बीएस भाल की बुक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी खैर आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। 122 पर आ जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना है। अब आप कहेंगे हाय मिस इतना सारा आपने मार्क करा दिया, हम क्या करेंगे। मसला ये कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इतना आसान नहीं है। आप गौर से देखिएगा, सबसे पहले इसमें 2 डायग्राम्स बनेंगी, ये वाली और ये वाली। बेंजीन में होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड,
ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना हर कार्बन एटम के, ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा तीसरे के साथ, इस तरीके से। जबकि जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं उसमें sp2 ओवरलैपिंग भी होती है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें sp2 और दो तरह की ओवरलैपिंग होगी। sp2 किसकी वजह से होगी, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, और s ऑर्बिटल कहाँ होगा, जो ये साइड में आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में होता है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना वो तकरीबन 120 डिग्री का बनता है, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में होता है। और इसमें जो डबल बॉन्ड की जो, ये जब सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल कितना है आपके पास, 120 डिग्री। जब डबल बॉन्ड है, क्योंकि बेंजीन में आपको पता है एक सिंगल एक डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड है तब इस वक्त जो आपके पास बॉन्ड लेंथ होती है वो तकरीबन 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। तो इसके स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि ये आपके पास बेंजीन है। इस तरीके से 6 कार्बन एटम है, हर एक के साथ आपने ऐसे एक इस तरीके से ओवरलैपिंग करनी है। ओवरलैपिंग करने के बाद हर एक के साथ साइड में एक एक हाइड्रोजन जो है वो आपको जोड़ देना है। तो आप देखें अबव द प्लेन इस तरीके से एक सैंडविच स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बिलो द प्लेन एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो गौर से देखें तो इसमें ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ना जितने भी, वो एक इस तरीके से क्लाउड ऊपर बना देते हैं, और जो नीचे वाले ये जितने ऑर्बिटल्स आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से बना देंगे। सेंटर में इसी तरीके से कार्बन पड़ा रहेगा, जस्ट लाइक एक सैंडविच होता है ना वैसा स्ट्रक्चर है कि ये देखें सेंटर में कार्बन है और ऊपर जो px और py के जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ओवरलैपिंग्स हुई हुई है, py pz इन सब की हुई हुई है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये पूरा आपको एज इट इज़ जो है इसमें से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों डायग्राम्स बनानी है। अगर आपको ये दोनों डायग्राम बनानी मुश्किल लग रही है तो सिर्फ ये वाली बना लीजिएगा, ठीक है, इसको ज़रूर बना लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें इसने आपसे कहा है कि आपको मैकेनिज़्म बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना मैं सबसे लास्ट में करवाने वाली हूँ, थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है, इसको अभी ड्रॉप कर रही हूँ, पहले 8 और 9 जो है इसको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लें, इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और साथ साथ आपको बताना है कि जो भी आने वाला ग्रुप होता है उसको बेंजीन जो है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किस तरीके से उसको डायरेक्ट करता है। पेज 129 पर आ जाएं आप सीधा, यहाँ से सबसे पहले आप ना मार्क कर ली पेज 129 पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करें, उसके बाद एग्जाम्पल दें यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये वाली चीज़। अब समझ लीजिए कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं कि जब वो बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच होते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं कि कोई दूसरा ग्रुप जब भी उसके साथ आके रिएक्शन करने की कोशिश करता है तो वो ग्रुप जो है वो इस तरह से आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है कि उसे सिर्फ 2 ही पोजीशन मिल सकती हैं, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो वो आने वाले जो ग्रुप है उसको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। इस तरह का जो ग्रुप बेंजीन से आके अटैच हो जाए और दूसरे ग्रुप्स को ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे डायरेक्ट करे, इसे कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, दूसरा ग्रुप्स कौन सा होता है आपके पास, वो कहलाता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब उसमें क्या होता है कि कोई ग्रुप ऐसा होता है आकर अटैच हो जाता है बेंजीन से, और उसके बाद कोई और केमिकल रिएक्शन अगर उसमें आप ऐड करने की कोशिश करें, कोई और ग्रुप लगाने की कोशिश करें, तो जो नया ग्रुप होता है ना उसको क्या करेगा, मेटा पोजीशन देगा सीधी सीधी, और कोई पोजीशन नहीं देगा। तो उस तरह का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टर ग्रुप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेटा डायरेक्टर ग्रुप जो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखना है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल अगले पेज पर, इसको देख लीजिए सीधा आप यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे, ये लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से लेके मेटा प्रोडक्ट, और ये एग्जाम्पल देंगे। तो इन जनरल याद रखिएगा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ना वो बेंजीन की एफिनिटी को बढ़ाता है, जबकि जो मेटा डायरेक्टर ग्रुप होता है वो क्या करता है, बेंजीन की एफिनिटी को कम कर देता है। तो अगर आप जनरली बात करेंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टर्स जो हैं ये कंपेरेटिवली वीक ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होते हैं ना ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, और जितने वीक ग्रुप्स मिलेंगे आपको ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए जी आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 113 पर आ जाए। यहाँ पे कह रहा है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना इनका जो हाइड्रोजन होता है ये आमतौर पर एसिडिक होता है। देखिए भाई इसकी वजह बड़ी आसान है, होता क्या है कि जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, देखिए जैसे कि ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, लास्ट वाला हाइड्रोजन देखिए गौर से,
ये इसके साथ अटैच है। तो उसमें क्या होता है कि 50% कैरेक्टर जो है वो एस हाइब्रिडाइजेशन का होगा, 50% पी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन इथाइन में कौन सी होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब ये ग्रुप हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है ना, तो इसमें क्योंकि 50% एस कैरेक्टर है, 50% जो है वो आपका पी वाला कैरेक्टर है, तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये वीक हो जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये तो हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये भी कैसा है, कंपैरेटिवली वीक है। ये कोशिश करेगा जैसे इसको मौका मिले यहाँ से रिमूव हो जाएगा और किसी और के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने की कोशिश करेगा, और ये जो कार्बन है इसकी भी जो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है ना, ये सैचुरेशन की तरफ जाएगी। तो यही वजह है कि इसमें एक किस्म की ऐसी वीक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है कि इस वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और थोड़ा सा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। यानी 50% इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और 50% इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है। इसी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन का, इसकी जो पोलैरिटी है ये वीक हो जाती है और इसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ अटैच होकर कोई बॉन्डिंग फॉर्म कर ले। यही वजह है कि जितने भी इथाइन के जो टर्मिनल कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इनमें एसिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा मार्क करना है, यही इसका आंसर है। अब आ जाइए उस क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे कहा था सबसे लास्ट में कराऊंगी, थोड़ा सा मुश्किल है, उसको देख लेते हैं। तो जनाब ये थोड़ी सी ख़तरनाक इक्वेशन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इसको सिखा सकूँ। ये वंस अगेन बता दूँ, ये बीएससी लेवल का कोर्स था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, बीएस भाल की बुक जो है वहाँ से ये सारी चीज़ें पहले बीएससी में आती थी, अभी इस मरतबा सेकेंड ईयर में डाल दी हैं। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन है बेंजीन का, मतलब बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 3। तो आपने सबसे पहले जो रिएक्शन देना है वो नाइट्रेशन। इसके लिए आप करते क्या है, ये है आपके पास HNO3 और ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीजन इसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सीधा इस हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्शन शो करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके इधर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस सब्सटेंस के ऊपर भी एक प्लस चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जबकि आपके पास ये जो SO3H वाला ग्रुप है पूरा ये HSO4 की शक्ल में अलग हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैटालिस्ट है, ये दोबारा रिएक्शन के आखिर में आपको रिकवर में होगा। अगला काम आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करके निकलने की कोशिश करेगा। तो ये ग्रुप जो बन जाएगा NO2+, और ये जो वाटर है ये सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा, ये कहलाएगा नाइट्रोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है इसका स्ट्रक्चर देखें ऐसे हो गया, ये बेंजीन पे अटैक करेगा आके। ठीक है, और इस पोजीशन पे अटैक करेगा आके कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे आता है ये। ठीक है, जब जैसे ही यहाँ पे आता है ये बेंजीन के, तो होता क्या है कि बेंजीन के पास इस जगह पे अपना एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये NO2 इधर आके अटैच हो जाता है। जब वो इधर आके अटैच हो जाता है तो बेंजीन का ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ देगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को क्या करेंगे कि इसको एडजस्ट करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ अपना चार्ज शो कर देगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ का ब्रेक हो गया, प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। अगला स्टेप क्या होगा कि जब ये वाला बॉन्ड देखेगा यहाँ प्लस चार्ज है तो ये इसको स्टेबल करने के लिए अपना बॉन्ड इस जगह शिफ्ट करेगा और ये प्लस चार्ज आगे मूव हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ यहाँ पर भी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर बन गया, यहाँ प्लस चार्ज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो पूरा होता है ना 1 2 3, ये कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी यही होता रहता है बार बार। अब क्या होगा कि जब ये इस जगह पर आ जाता है ना प्लस चार्ज, तो अगला स्टेप क्या होता है, आपने देखा था सिस्टम में शुरू में यहाँ पे HSO4 जो है बच गया था माइनस वाला, वो मौजूद है। वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ इसके पास आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, इस तरह फॉर्म हो जाएगा। NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये H इस HSO4 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना के सिस्टम में वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये कैटालिस्ट था। और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगी, नाइट्रोबेंजीन। तो आपको बनाना यही था, बेंजीन की नाइट्रेशन से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना था। इसके ये 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में आपके पास ये जो कैटालिस्ट है ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल वाली कंडीशन में आता है, दूसरे स्टेप में ये अटैक करता है और तीसरे स्टेप में कैटालिस्ट रिकवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन है आपके पास है ये एसाइलेशन। इसमें देखिए ये कंपोनेंट होगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। अब यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ होगा AlCl3। ये क्या करेगा, एक क्लोरीन को यहाँ अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके नतीजे में ये AlCl4 बन जाएगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो प्लस चार्ज वाला कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये सीधा बेंजीन के ऊपर यहाँ रिएक्शन करेगा।
ठीक है। और ये इस वाली जगह से आके यहाँ अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होता है तो जो बेंजीन है इसने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेना है। ये बॉन्ड ब्रेक करके प्लस चार्ज इधर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं। जब ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हैं तो अब इन दोनों पोजीशंस पे बॉन्डिंग बन जाती है, प्लस चार्ज इधर है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स एज इट इज़ लगे हुए हैं। उसके बाद दोबारा ये वाला बॉन्ड इसको स्टेबल करने के लिए अपना चार्ज इधर लगाएगा, यहाँ से टूट के यहाँ बन जाएगा, चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इधर शिफ्ट हो गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये अपना बॉन्ड इधर शो करने की कोशिश करेगा ताकि चार्ज जो है बैलेंस हो जाए। तो पूरे जो तीन स्ट्रक्चर है 1 2 3 ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी एंडिंग कैसे होती है कि जो स्टार्ट में आपके पास ये AlCl4 है, ये इधर आ जाता है और ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के नतीजे में बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है। ये प्लस चार्ज यहाँ से रिमूव होके कहाँ चला गया, AlCl4 के पास। तो ये स्ट्रक्चर तो बन गया आपके पास एसीटोफिनोन, जबकि AlCl3 बन गया और ये जो हाइड्रोजन निकला था इस एक्स्ट्रा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, एसाइलेशन से बेंजीन की। एंड प्रोडक्ट क्या बनी आपकी, एसीटोफिनोन। लास्ट स्ट्रक्चर देखिएगा क्लोरीनेशन, ये ज़रा आसान है। क्लोरीन है, इसको एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, ये भी यहाँ पे कैटालिस्ट है। ये क्या करेगा, क्लोरीन का एक प्लस बना देगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब होता क्या है कि ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है ये वाला क्लोरीन, ठीक है, और ये आके सीधा इस जगह आके अटैच होगा। जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे प्लस चार्ज इधर होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे इस प्लस चार्ज की तरफ आ जाएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए और ये बॉन्ड इधर पे प्लस चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगला काम क्या होगा, बॉन्ड इधर पर अपनी शिफ्टिंग करेगा और प्लस चार्ज जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर बन जाएगा। ये देखें। और इस तरीके से जो तीनों स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस होते हैं। ये इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपना बॉन्ड तोड़ कर प्लस की पोजीशन में आता है, प्लस आगे मूव करता चला जाता है। ये सिंपल लॉजिक होती है, ठीक है। लास्ट में ये तीन रेजोनेंस के बाद क्या होता है, ये जो AlCl4 है ये क्योंकि सिस्टम में मौजूद है, ये यहाँ मौजूद है, तो जब ये हाइड्रोजन जो है ना इसके साथ AlCl4 क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है। तो बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, फिर बॉन्ड यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है इसकी जगह पे यहाँ फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो दे के निकल जाता है AlCl4 के साथ। और AlCl4 क्या करेगा, AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन अटैच होकर HCl बना देगी। तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था आपका क्लोरीन और एल्युमिनियम क्लोराइड बेंजीन के साथ, और एंड प्रोडक्ट आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। वंस अगेन स्टूडेंट्स एक बात आपसे कहनी थी कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे समझ नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे मज़ीद भी वीडियो है जिसमें नाइट्रेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन से रिलेटेड वीडियो होगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ काम कर देती हूँ। आप खुद देखते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में कराना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हो सकता है आपको स्किप कर करके देखनी पड़ती हो खास चीज़ें। तो फिर भी अगर कोई भी कमी रह गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।